सारंग की वाइफ को कोई और मनाली लेकर जाए। वो ये सोच ही रहा था कि तभी अजीत ने कहा, हाँ सिद्धू सही कह रहा है, हम चल सकते हैं मनाली। ये सुनकर मृत्युंजय को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ चल तो सकते हैं। इससे पहले कि महक आगे कुछ और बोलती, मृत्युंजय ने कहा, मैं लेकर जाऊंगा महक को मनाली। ये सुनते ही सब शॉक्ड रह गए थे और महक का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। सिद्धू के मुंह से निकला, आप? पर आपके पास कहाँ टाइम है? मैं ले जाऊंगा। अजीत हो या कोई और, कोई भी मृत्युंजय सारंग को नहीं हरा सकता है। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है ये मेरी वाइफ को। पर हम मनाली कैसे? महक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मृत्युंजय उसके पैशन और उसकी इच्छाओं के लिए उसे मनाली ले जाने वाला था। आप सही सुना तुमने। तुम वहाँ इन्फॉर्म कर दो, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद मृत्युंजय अजीत और सुधांशु की तरफ देखने लगा। दोनों समझ गए थे कि मृत्युंजय उनकी तरफ देखकर क्या इशारा करना चाहता था। तभी महक की माँ ने खुशी से कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इसी बहाने तुम लोग कहीं घूम के आ जाओगे। वैसे भी शादी के बाद तुम लोग कहीं घूमे नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर महक हिचकिचाहट में इधर उधर देखने लगी। अजीत के चेहरे से भी नाखुशी बिल्कुल साफ झलक रही थी। बड़ा अजीब आदमी है, कभी तो कहता है कि मुझे एक पल भी टॉलरेट नहीं कर सकता, कभी मनाली ले जाने की बात करता है, कभी तो बिल्कुल ही खड़ूस हो जाता है और कभी अचानक से केयर करने लग जाता है। मेरी समझ से तो ये आदमी बिल्कुल ही परे है। क्या सच में हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं? महक जिस तरह से ये सब सोच रही थी, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आने लगी थी। तभी अचानक से मृत्युंजय ने उसके कान में आकर पूछा, क्या सोच रही हो? यही ना कि मैं कितना अजीब हूँ। ये सुनते ही महक फटी आंखों से उसे देखने लगी। इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ सच है, मैं हूँ अजीब, पर तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बात सुनकर महक ऑकवर्ड हो गई और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मनाली जाने के बारे में सोचकर महक के माँ पापा बहुत ही खुश थे। कमरे में आने के बाद महक की माँ ने कहा, मुझे तो लगता है एक बार ये लोग बाहर जाएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जिस पर महक के पापा ने जवाब दिया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी गुड्डो समझदार जरूर है पर जरा भावुक है। उसके मन में मृत्युंजय को लेकर जो नाराजगी बसी है उसे सही होने में वक्त लगेगा। यहाँ महक अपने कमरे में मनाली जाने की तैयारी कर रही थी और आज ही शाम को वो मृत्युंजय के साथ सारंग मैंशन वापस लौटने वाली थी। गरम कपड़े रख लिए, बच्चों के लिए बुक्स रख ली, अपनी बुक, मोबाइल चार्जर। कहीं कुछ भूल तो नहीं रही मैं? तभी अचानक से महक को कुछ याद आया। ओफो, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो रखी नहीं। इतना कहकर महक अपनी अलमारी के पास गई और उसने लॉकर में रखे घुंघरू को उनसे बाहर निकाला। उन घुंघरुओं को हाथ में लेते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो 15 साल पीछे चली गई। उसे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने डांस सीखना शुरू किया था और पहली बार इसे पैरों में पहना था। अगर इतने सालों मैंने इस कला को नहीं सीखा होता तो आज बच्चों के छोटे और मासूम चेहरों पर मुस्कान नहीं ला पाती। ये सोचकर स्माइल करते हुए महक ने अपने घुंघरू को भी सूटकेस में रख लिया। हर साल की तरह इस साल भी मैं बच्चों के साथ खूब मस्ती करूंगी, वहीं कैंप में उनके साथ रुकूंगी। पर तभी अचानक से उसे याद आया कि इस बार वो मृत्युंजय के साथ जा रही है। ये सोचते ही उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। जब तक वो खड़ूस मेरे साथ है तब तक न जाने क्या ही कर पाऊंगी मैं। खैर जो भी हो, उस मृत्युंजय सारंग के साथ ही सही मैं मनाली अपने बच्चों के पास जा तो रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही रचना को महक और मृत्युंजय की मनाली ट्रिप के बारे में पता चला तो वो तनतनाते हुए मृत्युंजय से बोली, जय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम और वो लड़की मनाली जा रहे हो? मृत्युंजय इस वक्त डिनर कर रहा था। उसने सर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ सही सुना आपने। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने जय, निर्जला ने खुशी से कहा। पर ये बात रचना को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कहा, क्या खाक सही सोचा है दीदी? वो लड़की हमारे जय के साथ मनाली जाएगी? अरे आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कल तक तो तुम उस लड़की से अलग होना चाहते थे और आज ये हनीमून। चाची प्लीज, महक के साथ क्या करना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगा। उसकी ये बात रचना को चुप गई। उसने खाना बीच में रोककर मृत्युंजय को गुस्से से देखा।
ऐसा क्या जादू कर दिया है उसने जो तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो? अभी तक तो बस वो नाम की महक सारंग है। तुम क्या उसे ऑफिशियली इस घर की बहू बनाने वाले हो? उसके इस सवाल का जवाब मृत्युंजय नहीं देना चाहता था। मेरा डिनर हो गया, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर चला गया। रचना उसे गुस्से से जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में महक के लिए नफरत साफ झलक रही थी। तभी उसके कानों पर निर्जला की आवाज आई। लगता है मृत्युंजय महक को पसंद करने लगा है। ये बात सुनकर मृत्युंजय के पिता ने कहा, अभी इतना मत सोचो, हमारा बेटा किस मिजाज का है तुम्हें अच्छे से पता है। इस पर निर्जला ने उम्मीद से कहा, हाँ पता है, इसीलिए जानती हूँ कि उसका दिल महक जैसी लड़की ही जीत सकती है। ये सब सुनकर रचना का सर गुस्से से फटा जा रहा था। वो पैर पटकती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। मृत्युंजय महक को लेने के लिए घर से निकल गया था। उसने कार में बैठकर महक को कॉल किया। हेलो। हो गई तैयारी तुम्हारी? हाँ, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट? दिन भर था तुम्हारे पास, तुमसे पैकिंग भी नहीं होती क्या? मुझे बिना कुछ कहे तुम्हारा दिन नहीं कटता क्या? मैं घर से निकल रहा हूँ, 10 मिनट में अपनी पैकिंग पूरी कर, वरना मैं तुम्हें पिक करने के लिए वेट नहीं करूँगा। हाँ तो मत करना, मैं ऑटो लेकर भी एयरपोर्ट पहुँच सकती हूँ। इतना कहकर महक और मृत्युंजय दोनों ने ही एक साथ फोन काट दिया। महक ने जल्दी से अपनी पैकिंग खत्म की और बाहर सबसे मिलने के लिए आ गई। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी सुधांशु ने कहा, क्या दीदी, अच्छा खासा मैं और अजीत भैया आपके साथ चलते, पर नहीं, आपको तो इस खड़ूस के साथ जाना था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर महक ने कहा, उस खड़ूस को छोड़ और अपनी शक्ल देख, क्या हाल बना लिया है तूने। इतने बड़े बाल, इतनी दाढ़ी, जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक शरीफ इंसान बन जा। और हाँ, ये सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सुधांशु ने हर बार की तरह इस बार भी महक की बात पर सर झुकाकर हाँ कह दिया। इसके बाद महक की माँ ने महक के हाथ में कागज रखा और कहा, इसमें मैंने जड़ी बूटी बनाने की विधि लिखी है, मृत्युंजय को बता देना। ये सुनकर महक दंग रह गई। माँ को याद था इतने कम वक्त में मृत्युंजय कुछ ज्यादा ही खास हो गया इस घर का। तभी महक के पापा ने कहा, गुड्डो, हम सब जानते हैं जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर हो सके तो अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करना। महक समझ गई थी कि इससे आगे उसके पापा क्या कहने वाले थे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मनाली से वापस आते ही घर आऊंगी। और माँ, टेंशन मत लेना, मैं रोज फोन करती रहूंगी। सिद्धू, माँ पापा का ख्याल रखना, बाय। महक के घर वालों ने भी उसे बाय किया, जिसके बाद महक बाहर आकर मृत्युंजय की गाड़ी में बैठ गई। टाइम का कुछ तो ख्याल रखा करो, 10 की जगह 15 मिनट ले लिए। अगर हमारी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग नहीं होती तो मैं आज तुम्हारे साथ उस घर चलती ही नहीं। पूरे रास्ते महक और मृत्युंजय किसी न किसी बात पर लड़ते रहे और जैसे ही महक ने वापस सारंग मैंशन में कदम रखा, उसके चेहरे की खुशी, उसकी एक्साइटमेंट, सब कुछ मानो एक साथ खत्म हो गया। महक के आने की खबर सुनकर रचना सबसे पहले अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वो महक की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तभी एक नौकर ने आकर उसे बताया, मैडम, महक बिटिया और जय सर आ गए हैं। ये सुनकर रचना ने मन में सोचा, इस बार तो तुम आ गई हो महक, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। कमरे में आते ही महक ने अपना सामान एक जगह रखा और फ्रेश होने के बाद फिर से सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी मृत्युंजय ने कहा, तुम बेड पर सो सकती हो। ये सुनकर महक हैरान थी, पर अगले ही पल उसने मुंह फेर लिया। पर मुझे नहीं सोना। जब अपने घर में तकिया की दीवार बनाकर सो सकती हो तो यहाँ क्यों नहीं? वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, मैं जमीन पर सो जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ एक बेड पर कभी नहीं। इतना कहकर महक अकड़ में सोफे पर सो गई थी। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़कर मृत्युंजय और महक मनाली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। महक पहली बार फ्लाइट में बैठ रही थी, इसीलिए उसे हर छोटी चीज समझने में मदद चाहिए थी। पर जब भी मृत्युंजय उसकी मदद के लिए आगे आता, महक मैनुअल पढ़कर सब समझ जाती। एयरपोर्ट के बाहर आते ही मृत्युंजय ने देखा कि वहां पर कोई खड़ा है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गया। तुम? आखिर कौन लेने आया था मृत्यु
मृत्युंजय और महक को मनाली में। क्या महक जिस काम से आई है वो कर पाएगी पूरा? क्या होगा रचना का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का